गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में डिफरेंस देखने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम डिफरेंस देखें, लेट्स रिकैप्चुलेट द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज। अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज का क्या क्या फंक्शन होता है, इसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिख रहा है, इसमें प्लांट सेल ड्रॉ किया है, तो प्लांट सेल की अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज आपको इसमें दिख रही होंगी। जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम है, इसलिए वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्लोरोप्लास्ट भी है प्लांट सेल में, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके चारों तरफ। ये है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके चारों तरफ। गोल्गी एपेरेटस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ग्रीन कलर की सेल वॉल है और सेल वॉल के बाहर एडजेसेंट सेल वॉल है। एडजेसेंट सेल वॉल मीन्स जो एडजेसेंट सेल है, नेबरिंग सेल, उसका सेल वॉल भी है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियन भी हैं, राइबोसोम्स भी हैं। एक बड़ा सा वैक्यूल प्लांट सेल में बना रखा है। क्लोरोप्लास्ट, फिर से अगेन, एंड साइटोप्लाज्म। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं सेल के। मेजरली हम सेल को किस में कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं? बाहर की एक सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस क्या होता है? हमारा लिविंग कंपोनेंट होता है। एंड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को मिला के हम क्या कह देते हैं? प्रोटोप्लाज्म। दैट इज लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। ये आपका लिविंग कंपोनेंट है। इसी में सारी की सारी एक्टिविटीज होती हैं सेल की। ओके, सो न्यूक्लियस के बारे में जैसा कि हम डिस्कस कर चुके थे, मेरे पहले वीडियो में भी देखा आपने कि न्यूक्लियस क्या होता है? मेन सेंटर होता है किसी भी सेल का। समटाइम्स उसे ब्रेन भी कहते हैं सेल का। और इसी के अंदर राइबोसोम भी बनते हैं। इसी के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके अंदर हेरिडिटरी यूनिट डीएनए होती है। और डीएनए ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन को पेरेंटल इंफॉर्मेशन को उनके ऑफस्प्रिंग यानी उनके बच्चों में पास करती है। तो न्यूक्लियस हमारा क्या है? सेंटर ऑफ द सेल है। इसके अलावा सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। हम सेल को कंपेयर कर सकते हैं अपने हाउस से। जैसे कि हमारे हाउस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। खाना बनाने का जो काम है वो केवल किचन में होता है। डाइनिंग रूम में हम लोग लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर लेते हैं। इसके अलावा हम और बाथरूम में हमारे जो भी क्लोथ्स हैं, डर्टी क्लोथ्स, उनको वॉश करते हैं या फिर नहाने का काम करते हैं। तो जैसे हमारे घर में अलग काम के लिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग रूम होते हैं, उसी तरह सेल में भी बहुत सारे काम होने हैं। तो उन फंक्शंस को अचीव करे सेल, इसके लिए अलग अलग सेल के अंदर क्या हो गया है? अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज बन जाती हैं। और ये सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज कैसी होती हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। इसलिए इन्हें कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन का मतलब है इस तरह की एक आउटर लेयर से कवर्ड होती हैं, ताकि इनका जो अंदर का जो भी मटेरियल है वो मिक्सअप ना हो सके बाहर के मटेरियल से या और किसी सेल ऑर्गेनेलीज से। सबके अंदर सबका अपना अपना फंक्शन हो सके, इसलिए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस का जैसे मैंने फंक्शन बताया, उसके बाहर आपको एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि चैनल्स की तरह होती हैं, यानी कि एक रास्तों की तरह होती हैं ये। और ये क्या करती हैं? ये जो भी राइबोसोम्स हैं, जैसे राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, तो प्रोटीन बनाया राइबोसोम ने, तो उन प्रोटीन को सेल के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन करती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अलावा स्मूथ भी मिलते हैं, जैसे कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड यानी कि फैट सिंथेसाइज होता है। और अगर आपको पता हो कि जो प्रोटीन और जो फैट है वो किसको बनाते हैं, आपकी सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन का इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं प्रोटीन एंड फैट। तो ये प्रोटीन और फैट, प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, राइबोसोम में, और लिपिड कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैनल्स की तरह काम करते हैं जो कि रास्ता देते हैं ट्रांसपोर्ट करने में प्रोटीन एंड लिपिड्स को या फैट्स को। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड है जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है। फूड भी किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में। तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो कि डबल मेम्ब्रेन की होती है। पहली बात ये डबल मेम्ब्रेन की होती है और इसका अपना डीएनए होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका अपना डीएनए होता है। एक क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए होता है और एक आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका अपना डीएनए होता है। और ये दोनों की दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या होती हैं, डबल मेम्ब्रेन की सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। बाकी आपको सेल ऑर्गेनेलीज सिंगल मेम्ब्रेन की मिलेंगी, लेकिन ये दोनों सेल ऑर्गेनेलीज कैसी होती हैं, डबल मेम्ब्रेन की होती हैं। और इन दोनों का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों का अपना डीएनए मटेरियल होता है, अपना डीएनए होता है, जिससे ये अपना प्रोटीन भी सिंथेसाइज कर लेते हैं। ओके, इसके बाद क्लोरोप्लास्ट जैसे मैंने बताया फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और इसी की वजह से ही प्लांट एबल होते हैं अपने फूड को खुद प्रिपेयर करना। इसके अलावा गोल्गी एपरेटस होता है। गोल्गी एपरेटस का क्या काम होता है, गोल्गी एपरेटस जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है प्रोटीन एंड लिपिड्स को, इसको गोल्गी एपरेटस क्या करता है, उसकी क्या करता है, पैकेजिंग करता है, पैकेट्स में उसे अवेलेबल कराता है, पैकेजिंग करता है उसको। उसमें अगर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन चाहिए यानी कि कुछ चेंज चाहिए तो उसको भी मॉडिफिकेशन भी कौन करता है, गोल्गी एपरेटस करता है। और फिर गोल्गी एपरेटस जो भी मटेरियल उसके अंदर पैकेज हुआ उसको क्या करता है, सेल के दूसरे पार्ट्स में ले जाता है। इसके अलावा सेल के बाहर भी यहाँ जाके उस मटेरियल को छोड़ देता है। ठीक है, और क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, वो मटेरियल्स के आउट और इन को कंट्रोल करती है। मतलब वो केवल सेलेक्टिवली चीज़ों को ही अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। तो जो मटेरियल गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाया उसको बाहर जाने देने का काम किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। ओके, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता चुकी हूँ। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि कंट्रोल करती है चीज़ों के इन एंड आउट को। इसके अलावा चीज़ें आती कैसे हैं, बाय सिंपल डिफ्यूजन से भी आती हैं, गैसेस मोस्टली डिफ्यूजन से आती हैं, और वाटर हमारा ऑस्मोसिस की प्रोसेस से एंटर होता है सेल के अंदर। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेल एक्टिव ट्रांसपोर्ट से लाता है, यानी कि एनर्जी कंज्यूम होती है सेल की, तब जाके वो चीज़ें सेल के अंदर आ पाती हैं। तो चीज़ें जो भी मटेरियल है वो अंदर सेल के किन किन प्रोसेस से आता है, डिफ्यूजन से, ऑस्मोसिस से और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है सेल अपनी एनर्जी खर्च करेगा तब जाके वो चीज़ें अंदर आएंगी। इसके अलावा ये क्योंकि प्लांट सेल है तो इसमें आपको सेल वॉल भी देखने को मिलेगा। सेल वॉल किसका बना होता है, ये जनरली हमारा बना होता है सेल्यूलोज का बना होता है। ओके, एंड सेल वॉल क्या देता है, एक तरह की इसे रिजिडिटी देता है सेल को। रिजिडिटी मतलब एक तरह का ठोसपन, सॉलिडिफिकेशन जो होता है, एक तरह से जो प्लांट सेल है वो सॉलिड होता है, रफ एंड टफ होता है, किसकी वजह से, सेल वॉल की वजह से। और सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, ये एक तरह की चेन होती है कार्बोहाइड्रेट की, उसकी हेल्प से बना होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, सेलुलर रिस्पिरेशन करना। जो भी सेल के अंदर आई ऑक्सीजन आई और साथ में सेल के अंदर क्या आया,
ग्लूकोज आया तो उस ग्लूकोज कहाँ एंटर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑक्सीजन कहाँ एंटर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ऑक्सीजन क्या करेगी? ग्लूकोज को तोड़ेगी, बर्न करेगी, और उस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी क्या हो जाती है? सेल में ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ये एनर्जी कॉइन है सेल का। जब जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, ATP खर्च होगी, उसकी करेंसी खर्च होगी और सेल के अंदर काम होंगे। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि सेल के अंदर कुछ चीज़ें सेल एनर्जी खर्च करके लाता है, तो ये ATP यूज़ होती है वहाँ पे, ताकि चीज़ें अंदर आ सकें सेल के। और भी बहुत सारे सेल के अंदर काम होते हैं जिसमें ATP की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, और वहाँ पे सेल ATP यूज़ करता है। तो ये ATP कहाँ बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। एक आपको ये येलो कलर का बहुत बड़ा बिग ये दिख रहा होगा सेल ऑर्गेनेली, ये है वैक्यूल। क्योंकि ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि वैक्यूल बहुत बड़ा साइज़ का होता है। इवन कहीं कहीं पे तो ये 90% वॉल्यूम प्लांट सेल को ऑक्यूपाई करता है। तो वैक्यूल का क्या काम है? स्टोरेज का काम है। स्टोरेज किस चीज़ों की करता है? ये कभी कभी स्टार्च की भी करता है, लिपिड्स की भी करता है। इसके अलावा कभी कभी वेस्ट मटेरियल को भी ये स्टोर करके रखता है। और साइटोप्लाज्म तो मैंने पहले भी बताया है कि ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि सेल ऑर्गेनेलीज क्या करती हैं? लाए करती हैं, उसके अंदर पड़ी होती हैं। नाउ ये था रिकैप्चुलेशन प्लांट सेल, या जनरली हम कह सकते हैं सेल की डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस के बारे में। नाउ अब हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। क्योंकि हमें मालूम है कि प्लांट्स में उनके प्लांट सेल मिलते हैं और एनिमल्स में एनिमल सेल मिलते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? जैसा कि आप इसके स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, सबसे मेन डिफरेंस तो वैक्यूल्स का मुझे दिखाई दे रहा है कि जो प्लांट सेल है उसमें क्या होते हैं? वैक्यूल एक ही प्रेजेंट होगा लेकिन बहुत बड़ा होगा। वो 50 से 90% वॉल्यूम कवर करता है प्लांट सेल का। जबकि एनिमल सेल में क्या है? ये देखिए वैक्यूल्स बहुत सारे होंगे लेकिन बहुत छोटे होंगे। ओके, तो ये पहला डिफरेंस है, इसे हम लिख लेते हैं। प्लांट सेल वैक्यूल या कह सकते हैं वैक्यूल, single vacuole is present which occupy 50 to 90% of volume of plant cell. ओके, एंड एनिमल सेल में क्या होता है? वैक्यूल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, छोटे होते हैं साइज में। तो वैक्यूल्स आर मैनी एंड स्मॉल इन साइज। ये पहला डिफरेंस हुआ। फिर दूसरा डिफरेंस, ग्रीन कलर की सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट सेल में, वहीं सेल वॉल क्या है? एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। तो हम लिख सकते हैं इस डिफरेंस को भी कि प्लांट सेल इट हैज़ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, while animal plant cell wall is absent. Cell wall is absent. Now see more difference, और भी डिफरेंस देखो। अगर आप प्लांट सेल को देखोगे तो प्लांट सेल में आपको क्या दिखाई देगा? एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगी, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, और इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्लांट क्या करता है? अपने फूड को प्रिपेयर कर पाता है।
वही एनिमल सेल में क्या होती है, ये क्लोरोप्लास्ट सेलोगनली एब्सेंट होती है। तो हम लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट कि क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल while chloroplast is absent in animal cell। अब और भी डिफरेंस देखिए, और क्या डिफरेंस है। और एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जो ये सेंट्रियोल्स हैं ये आपको क्या दिखेंगे, केवल एनिमल सेल में दिखेंगे, जबकि प्लांट सेल में क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, या फिर केवल लोअर प्लांट्स में आपको देखने को मिलेंगे। लोअर प्लांट, अगर आप एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ोगे आने वाले टाइम पे, तो आप देखोगे कि प्लांट भी कितने तरह के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, लोअर प्लांट फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आपके हो गए एल्गी हो गई, ठीक है, थैलोफाइट्स हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए। तो ये लोअर फॉर्म्स हैं प्लांट के। और जो आप बड़े बड़े प्लांट एंड ट्रीज अपने आसपास देख रहे हो वो हायर फॉर्म्स हैं प्लांट के। तो लोअर फॉर्म्स में क्या होता है, सेंट्रियोल देखने को मिलता है प्लांट में, लेकिन एनिमल सेल्स में हर एक एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल देखने को मिलेगा। और ये सेंट्रियोल होता क्या है, ये सेंट्रियोल प्लांट का जब एनिमल सेल का डिवीजन होता है, यानी कि जब एक सेल से 2 सेल बनते हैं, तो उस समय सेंट्रियोल क्या करता है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है क्रोमेटिन फाइबर, उसको क्या करता है, कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाता है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है, इस तरह का थ्रेड लाइक एंटेंगल स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन फाइबर। तो इस क्रोमेटिन फाइबर को जब सेल डिवाइड होता है तो ये क्रोमेटिन फाइबर किस में चेंज होता है, इस तरह के कंडेंस्ड फॉर्म यानी क्रोमोसोम्स में चेंज होता है, क्रोमोसोम्स में चेंज होता है। तो इस क्रोमोसोम में इस क्रोमेटिन फाइबर को चेंज कौन करता है, सेंट्रियोल करता है। और सेंट्रियोल ज़्यादातर आपको हर एक एनिमल सेल में देखने को मिलेगा, जबकि सेंट्रियोल एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, केवल लोअर फॉर्म्स ऑफ प्लांट सेल में देखने को मिलता है। तो हम इस डिफरेंस को लिख सकते हैं कि सेंट्रियोल इज ओनली प्रेजेंट इन लोअर फॉर्म्स ऑफ plant cell, while centriole is present in animal cell। और अगर डिफरेंस लिखने हैं आपको तो क्या होता है अक्सर कि प्लांट सेल क्या होते हैं, बड़े होते हैं साइज़ में, जबकि एनिमल सेल आपको छोटे दिखेंगे साइज़ में। प्लांट सेल बड़े होते हैं साइज़ में, एनिमल सेल्स छोटे दिखते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल हमेशा आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही मिलेंगे, जबकि एनिमल सेल आपको ये ओवल शेप में भी मिलेंगे, सर्कुलर शेप में भी मिलेंगे, डिफरेंट शेप्स में आपको मिलते हैं। प्लांट सेल हमेशा आपको ज़्यादातर रेक्टेंगुलर शेप में ही मिलेंगे। तो ये आप डिफरेंसेस भी नोट कर सकते हो। तो ये जो हमारा है सेल द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। और लास्ट में हमने जो डिफरेंस पढ़ा वो है प्लांट एंड एनिमल सेल का डिफरेंस।